Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 14th of December 2024 and we're going to be seeing important articles of the Hindu and the Indian Express. So let's begin. तो बिफोर वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे, आज का जो दिन है 14th ऑफ दिसंबर, ये क्या मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे और इंडिया में हम इसको मनाते हैं एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। यानी यहाँ पे फोकस होता है कि हाउ वी कैन मेक सिस्टम्स दैट आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एज वेल एज हमारे जो कंज्यूमर्स है, सिटीजन्स है, इनको भी अवेयरनेस देने के लिए कि आप एनर्जी कंजर्व करो व्हेन दे आर नॉट यूजिंग लाइट, स्विच इट ऑफ। यू नो दीज सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम जो डिमांड है इसको इंश्योर करें, जो वेस्टेज है ये ना हो। दिस इज व्हाट वी फोकस ऑन। तो इस साल का जो थीम है इट इज पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स। पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स, दिस इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। तो अगर हम देखेंगे 1991 से इंडिया ने इसको सेलिब्रेट किया है एंड विद रिगार्ड टू इंडिया विच इज द बॉडी विच इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि हम सिस्टम्स, हमारे जो सिस्टम्स है वो एनर्जी एफिशिएंट है, वो बॉडी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये जो बॉडी है ये आई थी 2002 में। ओके, ये एक एक्ट के दौरान आई थी जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। नाउ ये जो एक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ये आया था 2001 में। ठीक है, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज ये एक एक्ट के थ्रू बनी है ना, इसीलिए इसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। All right, so these are some important facts and of course the major aim is to reduce energy intensity in the Indian economy. इसका major aim यही है। अगर हम देखें रैंक्स की बात करें तो हमारा जो ट्रांजिशन है towards renewable energy, towards cleaner and safer fuels या safer energy, अगर एक रैंक है which is called as global energy transition rank, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रैंक। तो हमारे पास 2024 का ये डेटा है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये इंडेक्स दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, एंड इंडिया का रैंक यहाँ पे 63 है। इंडिया का रैंक यहाँ पे 63rd है। सो दिस इज विद रिगार्ड टू योर वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। अ क्वेश्चन फॉर यू इज यू हैव टू नेम द मिनिस्टर ऑफ पावर। इंडिया के मिनिस्टर ऑफ पावर का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। तो यहाँ पे वी अंडरस्टैंड दैट श्रीलंका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया फॉर अ 3-day विजिट। ये कल के दिन आएंगे, यानी कि 15 दिसंबर को ये आएंगे। ओके, एंड 15 to the 17th he will be there. Now what kind of questions that we need to understand is who is the president of श्रीलंका? तो यहाँ पे आपको याद रखना है इट इज अनुराग कुमारा दिसनायके। अनुराग कुमारा दिसनायके। Okay, so this is an important person who is now going to come to India and of course this means हम हमारे ties strengthen करेंगे with our neighboring country। अगर क्वेश्चन आता है प्राइम मिनिस्टर कौन है श्रीलंका का, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए because such questions are also expected. So remember it is हरिनी अमारासूरिया। तो हरिनी अमारासूरिया जो है ये प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका की एंड वी नो द नेबरिंग यू नो विद रिगार्ड टू इंडिया एंड श्रीलंका के टाइज पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं एंड इफ यू सी नाउ इट्स अ न्यू चैनल, इट्स अ न्यू विद द न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्रेसिडेंट, वी सी दैट दीज टाइज आर गोइंग टू स्ट्रेंथन। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द टॉक्स दैट आर गोइंग टू हैपन। इफ यू अंडरस्टैंड इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, राइट? ऑफ कोर्स ये आइलैंड अभी हमने श्रीलंका को दे दिया है। सो द नेम ऑफ दिस आइलैंड इफ दे कैन आस्क यू इज कच्चाटीवो आइलैंड।
कच्चा तीवु आइलैंड्स। सो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कच्चा तीवु आइलैंड्स किस दो कंट्रीज के बीच में पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, इट इज कॉल्ड एज द कच्चा तीवु आइलैंड विच इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जो हमारे फिशरमैन हुआ करते थे, दे यूज्ड टू गो देयर फॉर फिशिंग, right? But this caused conflicts between Indian fishermen and Sri Lankan fishermen. तो ये एक disputed island हुआ करता था जो अभी हमने श्रीलंका को दे दिए। So like this, if you see, these are examples of what? These are examples how we are increasing our ties with the neighboring countries. हमको conflict नहीं चाहिए. We want peace, पीसफुल नेबरहुड। और इंडियन ओशन में हम देखते हैं वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नेबर्स, जैसे कि मालदीव्स है, श्रीलंका है। और ये इंडियन ओशन को सिक्योर करने के लिए वी नीड टू इंश्योर कि हमारे जो रिलेशंस है इन कंट्री से ये काफी अच्छा है। So if you talk about military exercises, because we know ALET में अभी आपको direct question आया अभी है कि military exercises का नाम। So there's a military exercise that we do with Sri Lanka. तो ये भी हम discuss करते हैं। This is called as SLENEX. ठीक है, SLENEX नाम से पता चलेगा यहाँ पे कि श्रीलंका और इंडिया का ये नेवी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट देयर इज वन मोर एक्सरसाइज जहाँ पे नॉट ओनली श्रीलंका बट ऑल्सो मालदीव्स टेक्स पार्ट। तो मालदीव, श्रीलंका और इंडिया का जो नेवल एक्सरसाइज है इसका नाम है एक्सरसाइज दोस्ती। Okay, it's called a trilateral exercise between India, Sri Lanka and Maldives, हमारे पानी वाले neighbors. So let's see after the meeting कि क्या-क्या नए-नए चीजें इसके दौरान हमको पता चलती है। So for now you just understand the basics of India-Sri Lanka relations. Let's move to the next article. अगला आर्टिकल जो है इट्स विद रिगार्ड टू हाई कोर्ट जज। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है एंड देन वील प्रोसीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ अ हाई कोर्ट जज। बेसिक्स जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट एंड योर एंड ऑल ऑफ दैट। सो फर्स्टली हमारे जो ऑपोजिशन है इन द राज्यसभा, ओके, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन द राज्यसभा जो है, इन्होंने एक रिमूवल का एक मोशन यहाँ पे बताया गया है विद रिगार्ड टू हुम, विद रिगार्ड टू द हाई कोर्ट जज। तो हाई कोर्ट जज का नाम यहाँ पे है शेखर कुमार यादव। ओके, इनका ये कहना है कि शेखर कुमार यादव जो है, ये जो हाई कोर्ट जज है, ये हेट स्पीच करते हैं। ओके, ही इज बेसिकली पार्शियल, राइट। तो अगर ये एक जज है, न्यूट्रल होना चाहिए। ऑफ कोर्स दे शुड नॉट टॉक इल अबाउट, हेट स्पीच प्रमोट और सब नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वी सी दैट राज्यसभा के मेंबर्स यहाँ पे चाहते हैं कि इस जज को निकाला जाए। अबे जजेस को कैसे निकाला जाता है ये अभी हम देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स सी द बेसिक्स ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की बात करें, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231। आर्टिकल 214 से लेके 231 टॉक्स अबाउट इन द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? इट इज पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने देखा है ना, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है, डीपीएसपीस पार्ट 4 है, तो वैसे ये जो है हाई कोर्ट कम्स अंडर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान में पहले लिखा गया था कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन एक अमेंडमेंट आया था, कौन सा अमेंडमेंट? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आया था 1956 में, और इसने कहा था कि 2 states कैन हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। 2 states को कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो अभी करंटली कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में? इंडिया में है 25 हाई कोर्ट्स। ओके, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स? 25 हाई कोर्ट्स। सो यार इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, अगर हम देखें, इट इवॉल्व बिकॉज ऑफ the Britishers or the colonial rule. Okay, so अगर हम देखते हैं जो earlier laws हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, ये बताता है with regard to
integrated judiciary. So high court जो है it's an apex court in the jurisdiction of the state, right? और ये important है with regard to fundamental rights को हमारे promote करना. It takes cases from the lower courts, the district courts, ये cases लेता है, right? appeal के form पे. So it plays a very important role in terms of the you can say judiciary, right? Let's understand more facts. Like for example, oldest high court कौन सा है? Oldest high court जो है ये कैलकटा में है. ओके, कैलकटा का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट अराउंड 1892 में ये बना था. ओके, सो वेरी ओल्ड हाई कोर्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अपॉइंटमेंट्स, क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है. सो विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट्स, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. और क्या प्रेसिडेंट अपने मर्जी से करते हैं? द आंसर इज नो, राइट. इसके लिए एक कोलिजियम सिस्टम होता है. What is the system called? It's called as the collegium system. तो ये जो collegium system है, ये बेसिकली नाम देता है कि कौन से जजेस को अपॉइंट करना चाहिए, एंड देन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो इट. ठीक है, तो बहुत सारे केसेस, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस हुआ, एंड फाइनली दे डिसाइडेड कि जो अपॉइंटमेंट होगा इट इज गोइंग टू बी वाया अ कोलिजियम सिस्टम. तो अगर हम देखते हैं ये जो कोलिजियम सिस्टम है हाई कोर्ट के लिए, जो प्रेसिडेंट है ये पूछेगा विद रिगार्ड टू द चीफ जस्टिस, okay, of India, the chief justice of high court, right, as well as those senior most high court के judges को consult करके with along with of course the governor. ठीक है, सो हाई कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है? बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दो सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के जजेस और गवर्नर के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करता है. अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना होता है, देन यू हैव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज द गवर्नर. ये अपॉइंट करते हैं द हाई कोर्ट के जजेस, राइट, चीफ जस्टिस. लेकिन यहां पे याद रखना है कि जो ओथ है ये गवर्नर लेता है. ओके, सो अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट बट ओथ इज टेकन बाय द इज बिफोर द गवर्नर. ओके, एंड व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस? क्वालिफिकेशन ये है कि पहला तो उनको सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है. इसके अलावा ही और शी नीड्स टू होल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years, और या वो एक एडवोकेट बन सकते हैं फॉर 10 years. ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज? ये मैंने हाई कोर्ट जज के बारे में बताया है. सुप्रीम कोर्ट जज का भी हमने पहले डिस्कस किया है. लेट मी सी इफ यू रिमेंबर एंड यू हैव टू आंसर दैट इन द चैट बॉक्स. सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इज व्हाट यू गोइंग टू टेल मी. तो ये है क्वालिफिकेशन अगर एक हाई कोर्ट का जज बनना है. इसके अलावा कितने साल के लिए वो टर्म हो सकता है? कैन ही बी हाई कोर्ट जज? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में एक फिक्स्ड टर्म नहीं दिया है कि 5 साल, 7 साल, 10 साल नहीं दिया है, लेकिन यहां पे एक टर्म है कि एज ऑफ 62 years, टिल 62 years he or she can hold the office. तो 62 years यहां पे एक क्राइटेरिया रखा है, एज क्राइटेरिया रखा है. सुप्रीम कोर्ट के लिए ये क्राइटेरिया कैसे अलग है ये आप मुझे बताएंगे. सो 62 years इज फॉर द हाई कोर्ट जज. अगर वो रिजाइन करना भी चाहते हैं तो वो प्रेसिडेंट को लिखता है, गवर्नर को नहीं. ठीक है, सो यहाँ पे और एक फैक्ट आपके लिए, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट, ओथ टुवर्ड्स द गवर्नर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो इनको निकालना है, राज्यसभा के मेंबर्स को, ऑपोजिशन को निकालना है, जस्टिस शेखर कुमार यादव को, ये कैसे होगा? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूवल? अपॉइंटमेंट तो हमने देख लिया है, सो लेट्स प्रोसीड टू रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज. ना यहाँ पे a judge of a high court will only be removed by an order of a president. President order देगा, फिर ही जज हटा सकता है. अभी प्रेसिडेंट कैसे ऑर्डर देगा? What is the reason or what can be the ways? That procedure is what we are going to be discussing. तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि केवल 2 ग्राउंड्स के लिए उनको हटाया जा सकता है, उनको इम्पीच, उनको रिमूव किया जा सकता है. फर्स्टली प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सेकेंड इनकैपेसिटी. तो ये 2 ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्ड टू व्हेन कैन अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ अ हाई कोर्ट, दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है.
ओके सो पूरा जो प्रोसीजर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, लेकिन एक एक्ट के थ्रू यहाँ पे उन्होंने दिया गया है। कौन सा ये एक्ट है? इट्स कॉल्ड एज द जजेस इंक्वायरी एक्ट। ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है ये आया था 1968 में। सो दिस टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट जज। पहली बात, यहाँ पे 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा दे शुड बी साइनिंग अ रिमूवल मोशन कि हमको जज को हटाना है। और अगर राज्यसभा में ये मोशन होता है देन यू ओनली रिक्वायर 50 मेंबर्स बिकॉज वी नो लोकसभा इज अ लार्जर बॉडी, राज्यसभा इज अ स्मॉलर बॉडी, राइट। तो यहाँ पे अराउंड 543 मेंबर्स हैं, यहाँ पे अराउंड 245 मेंबर्स हैं, राइट। सो 100 मेंबर्स लोकसभा के लिए, राज्यसभा में यू हैव 50 मेंबर्स को एक मोशन पास करना चाहिए। नाउ दिस मोशन goes to the presiding officer. Presiding officer कौन होते हैं? It could be either the chairman or the speaker. Speaker in the Lok Sabha and chairman in the Rajya Sabha. तो इनके पास ये मोशन आता है एंड उनके पास ये अथॉरिटी है कि इधर ये एडमिट किया जाए या ये रिफ्यूज किया जाए, नकारा जाए या एक्सेप्ट किया जाए। किसके पास अथॉरिटी होती है? इधर स्पीकर, चेयरमैन, डिपेंडिंग ऑन कहां पे ये मोशन पास हुआ है। मान लेते हैं कि स्पीकर या चेयरमैन इसको पास करता है कि एक्सेप्ट करता है कि चलो आपने जो प्रपोजल दिया मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो ये फिर क्या होगा? इसके बाद एक कमेटी बिठाई जाएगी। ये 3 मेंबर कमेटी की बॉडी होती है एंड ये इन्वेस्टिगेट करेगी द चार्जेस ऑफ द हाई कोर्ट का जज। सो व्हाट हु इज गोइंग टू बी इन दिस कमेटी? ये 3 मेंबर में यू हैव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो CJI होगा व्हिच इज करंटली संजीव खन्ना। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, तो किस हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहा है उसका चीफ जस्टिस, एंड एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पर्सन नहीं होगा, दिस इज बेसिकली द जुडिशरी ओनली विल डिसाइड अबाउट इट, राइट। तो ये जो 3 मेंबर्स हैं ये फिर डिसाइड करेंगे एंड फाइनली अगर ये कमिटी मान लेती है कि यस दे आर गिल्टी, okay, the aspect, the judge is guilty, then house vote करेगा, okay, उसके बाद house vote करेगा and both houses, राज्यसभा as well as the लोक सभा will vote for it, right? and कैसे वोटिंग होगा? इट विल बी बाया अ स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि 2/3 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो 2/3 ऑफ द मेंबर्स हैव टू पास द वोट, ओनली देन द जज विल बी रूल्ड। तो एक बार आपने वोटिंग किया भी तो ये ऑर्डर जाता है प्रेसिडेंट के पास एंड फाइनली कौन देता है? प्रेसिडेंट विल पास द ऑर्डर। आफ्टर गोइंग इट विल गो टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट देन विल ensure that the removal of the judge happens, right? क्या कभी एक जज को निकाला गया है through this process? The answer is no. ठीक है, तो ये जो हमने देखा है अभी तक कोई भी जज यहाँ पे ऐसे रिमूवल नहीं हुआ है। So mainly it talks about how impartial our system is, how efficient, how transparent we could say that our judiciary system is, or it's an open argument. Anyway, let's understand the next article then. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू स्विट्जरलैंड जिसने सस्पेंड किया है MFN स्टेटस टू इंडिया इन टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस ऑल अबाउट, लेट्स अंडरस्टैंड। MFN का पहले फुल फॉर्म लिखो, मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। So we'll understand what do you mean by this MFN status. Okay, तो मान लेते हैं इट्स कंट्री A एंड कंट्री B, ठीक है, 2 कंट्री है, कंट्री A और कंट्री B। कंट्री A और कंट्री B, मान लेते हैं कंट्री A बोलता है कि मैं आपको MFN देता हूं, मैं आपको ये दर्जा देता हूं एज MFN स्टेटस। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको कुछ ऊपर दिया, उससे ज्यादा ट्रेड किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये मतलब है जैसे मैं किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता हूं, मान लेते हैं C, D और E, इनके पास मान लेते हैं MFN स्टेटस है, तो जैसे मैं इन कंट्रीज के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस है वैसे ही मैं इस कंट्री के साथ भी उसी ट्रेड रिलेशंस को कंटिन्यू करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को एक्स्ट्रा कुछ पार्शियलिटी करूंगा, एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दूंगा, नहीं। हाउ आई एम ट्रीटिंग द अदर कंट्रीज इज दैट द सेम वे आई एम गोइंग टू बी ट्रीटिंग यू, दैट इज कॉल्ड एज द MFN स्टेटस। तो बहुत बार अगर आपने न्यूज में सुना होगा
जैसे इंडिया हैज रिवोक्ड द MFN स्टेटस टुवर्ड्स पाकिस्तान, राइट, जैसे वॉर में जब हुआ था पुलवामा अटैक्स एंड ऑल, वी डन दैट। तो अभी किसी ने हमारा स्टेटस निकाल दिया है, एंड कौन सा है वो कंट्री? दैट कंट्री इज स्विट्जरलैंड। So Switzerland has removed the status that we had MFN. That means what is the repercussions, consequence क्या है इसके? यानी कि अभी हमारे पास अगर ये status नहीं है, we'll probably have more taxes to pay. राइट, हमको सेम स्टेटस दूसरे जैसे कंट्रीज के पास नहीं है। दैट मीन्स वो हमारी रिलेशंस बिटर हो सकते हैं, हमारे जो टैक्सेस हैं ये बढ़ा सकते हैं। दैट स्विट्जरलैंड कैन डू। नाउ क्वेश्चन इज, स्विट्जरलैंड ऐसा क्यों कर रहा है? व्हाई इज स्विट्जरलैंड removing or suspending the MFN status? Now that has to go with a judgment of the Supreme Court. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2023 में, ठीक है। सो इन अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उनकी जो कंपनी है नेस्ले की, राइट, यहाँ पे दे वुड हैव टू फेस सम लॉसेस, बट व्हाई इज दिस होल सिनेरियो कम इनटू प्लेस, ये समझते हैं। सो बेसिकली OECD करके एक बॉडी है, okay, that is Organization of Economic Cooperation and Development, Organization of Economic Cooperation and Development। तो ये जो बॉडी है 1961 में आई थी, एंड इनका हेडक्वार्टर्स जो है इट इज इन पेरिस फ्रांस। ओके, सो ये जो बॉडी है इट मेनली इंश्योर्स की इट्स अ प्लेटफॉर्म टू इंश्योर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट पॉलिसीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज साथ में आती हैं। इट इज लाइक अ प्लेटफॉर्म इवन फॉर स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अदर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, ताकि हम कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, हम डेवलपमेंट के मार्ग पे जाए। सो इट्स बेसिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने एक one of the aspect was that if a country is joining in, right, if a country is joining in part of OECD, उस country को भी हम MFN status देंगे। Okay, that was like a aspect. So if imagine कि मान लेते हैं country A, okay, इंडिया और country A के साथ मान लेते हैं कोई रिलेशंस हुआ करते हैं, पहले से ही हम टैक्स रिलेशंस हुआ करते हैं। ओके, सो वी हैड अ टैक्स एग्रीमेंट विद कंट्री ए। नाउ इमेजिन कंट्री ए ने अभी OECD ज्वाइन कर लिया। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिया डूइंग विद कंट्री ए नाउ? कंट्री ए के साथ अभी हम MFN नहीं, जो पहला जो टैक्स अग्रीमेंट किया था वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज लाइक अ डिबेट दैट वाज देयर। Now because India stand is कि हम जो preceding जो agreement है वो continue करेंगे, Switzerland is not very happy with this kind of a treatment, and that is why अभी उन्होंने कहा है कि हम जो है हमारा MFN status ये revoke करेंगे। So it's a small article, a small issue, but we just have to understand the key terms. What do you mean by status? What is OECD? ये सब हमको जानने की जरूरी है। So that's all with regard to this particular article. We've understood the crux of it and the important points for us for our exam. And let's move to the next article. The next article is with regard to the Railways Amendment Bill. Okay, so खाली कुछ दिन के पहले मैंने ये बताया था about Railway Amendment Bill. Nonetheless, we'll understand some new information, new points that are not even covered in the article, but we will discuss this. Okay, so let's understand ये Railway Amendment Bill क्या है। So firstly, ये एक नया बिल है to change the old act. ये ओल्ड एक्ट जो है दैट इज 1905 का एक्ट, तो 1905 एक्ट को रद्द करके नया एक्ट 2024 का ये बनाया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेंबर्स जो है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जिसको सपोर्ट करते हैं, ये कहता है कि दिस इज गोइंग टू ऑफ कोर्स बी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू सेफ्टी ऑफ द रेलवेज, इंप्रूविंग एफिशिएंसीज ऑफ द रेलवेज, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रेलवेज। तो ये अच्छी अच्छी बातें इसीलिए हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द क्लास। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, ओके, और मॉडर्न रेलवेज इन इंडिया कौन कहते हैं, किसको बोलते हैं हम? ये लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो ये वाइसरॉय रह चुके हैं इन 1850s अराउंड। आपने सुना होगा
द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट? तो ये लॉर्ड डलहौजी को हम इसको ही इज लाइक वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन। तो मॉडर्न हिस्ट्री में लॉर्ड डलहौजी एक वाइसरॉय हुआ करते थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है विद रिगार्ड टू पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इन्होंने एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उस टाइम पे स्टार्ट किया था, इन्होंने रेलवे सिस्टम स्टार्ट किया था, एंड जो पहला रेलवेज है या पहला जो लाइन है ये 1853 में स्टार्ट हुआ, 16 अप्रैल 1853। तो ये 1853 में अगर हम देखें, द फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे, ओके, सो अर्स्टवाइल बॉम्बे टू थाने, पहला ट्रेन स्टार्ट, पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुआ था बॉम्बे टू थाने। तो रेलवेज की बात करें, इट गोज वेल बैक इन टाइम इन 1850s। Then we saw slowly, so historically जो railways है, it was looked after by the public works department. Then some laws came. तो अगर हम लॉज की बात करें, फर्स्टली वी आर द इंडियन रेलवेज एक्ट 1890, ठीक है, लेकिन इसको हमने रिपील कर दिया था इन 1998 के आसपास हमने इसको रिपील कर दिया था 1989। इसके अलावा देयर वाज अनदर एक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम, जैसे मैंने कहा 1905, ये अभी भी एक्टिव हुआ करता था, ओके, इट्स कॉल्ड द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट, दिस वाज एक्टिव, but now the new amendment is mainly planning to remove this particular Indian Railway Board Act of 1905 and change it into 2024 का नया एक्ट, ताकि जो बहुत सारे रेल एक्सीडेंट्स हम देख रहे हैं, टू इंश्योर प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन, टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द रेलवेज, ताकि ये बोर्ड जो है इनकी इनएफिशिएंसीज को केटर करके, कॉम्बैट करके ये जो बॉडी है ये देखेगी। तो अभी कोई नई बॉडी नहीं बनेगी, बट इट इज सेड जो डेलीगेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा रेलवे बोर्ड चेक करेगा। सो व्हाट अबाउट द वर्कर्स दैट वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द 1905, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? द आंसर इज नो, दे आर गोइंग टू बी सब्ज्यूम्ड, उनको काम दिया जाएगा, दे विल बी कंटिन्यूड, बट द मेजर से विल बी टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऑपोजिशन का कहना है कि ये जो एक्ट है ये काफी ज्यादा हद तक सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट देयर इज नो टॉक अबाउट कि सेफ्टी सिक्योरिटी, इसमें ज्यादा फोकस नहीं है कि रेलवे के प्राइसेस, जैसे वंदे भारत की टिकट्स अगर हम देखें वो काफी ज्यादा है, आम जनता दो बार सोचेगा टू ट्रैवल इन दैट काइंड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि पावर लेना। सो दैट इज द होल डिबेट दैट इज हैपनिंग, एंड वी हैव अंडरस्टूड विद रिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एज वेल एज जो नया एक्ट आया है वो क्या क्या चेंजेस लेके आएगा। सो नाउ लेट्स प्रोसीड to the next article. जो अगला आर्टिकल है हमारे लिए वो है with regard to WHO. So the World Health Organization, यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है, और इस रिपोर्ट के दौरान ये कहा गया है कि 30 people have drowned every hour in 2021. Now that is a whooping data. It's a very big data. अगर आप देखोगे, आप सोचो कि एक घंटे में 30 लोग मर रहे हैं because of drowning. Right? It's a very big incident, and of course there are various reasons. आपने हर दिन अगर आप देखते हो पेपर्स में एक दो आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जब आप देखते हो कि ड्राउनिंग रिलेटेड इश्यूज, और ये तो रिकॉर्डेड है, ये सोचो कितने अनरिकॉर्डेड होते हैं। सो WHO ने ये एक रिलीज किया है विद रिगार्ड टू दिस। तो 139 कंट्रीज का यहाँ पे डेटा लिया गया था इंक्लूडिंग इंडिया, एंड इट इज सेड कि ड्राउनिंग डेथ्स हाउएवर थोड़े कम हुए हैं सिंस 2000, बट इट्स नॉट दैट हमने बहुत अच्छे कुछ चेंजेस किए गए हैं। Now let's understand something about WHO, because the rest of the article of course ज़्यादा important data यहाँ से नहीं आता, but WHO जो है it is an important body, right? So let's understand about the World Health Organization. The World Health Organization was created on 7th April 1948. ठीक है, इनके जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है टेड्रोस, ओके, सो ही इज द director general of WHO. This is kind of questions that come for your exam, so you should know the important generals, UNK, WHO के, वर्ल्ड बैंक के, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। सो टेड्रोस अधनोम घेब्रियोसिस,
Okay, so this is one only name, Tedros Adhanom Ghebreyesus, who is the Director General of WHO. WHO का headquarters कहाँ पे है? Geneva, Switzerland. Okay, so WHO जो है, it is important with regard to health. ओके या विद रिगार्ड टू कैसे डेथ्स और सब को प्रिवेंट किया जा सकते हैं, कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सकता है, all of this, in all of these matters WHO plays a very important role. So यहाँ पे भी इन्होंने ये रिपोर्ट, जैसे रिसेंटली हमने देखा था एक्सीडेंट रिलेटेड डेटा भी WHO के फाइंडिंग्स के ग्रुप्स ये फाइंड करके डेटा देते हैं ताकि गवर्नमेंट्स स्टेप्स ले सके टू कॉम्बैट सच इंसिडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स कह लो, ड्राउनिंग कह लो. सो वी एंश्योर इससे गवर्नमेंट्स कुछ काम करें ताकि ये डेथ्स जो एक्चुअली काउंटर किया जा सकता है, यू कैन टेक केयर ऑफ दीज डेथ्स, राइट. सो देयरफॉर टू कॉम्बैट दिस WHO plays a very important role. और इसीलिए हम 7th April की अगर बात करें, it is also celebrated as World Health Day. ठीक है, 7th April is celebrated as World Health Day. And now let's proceed to the last article of the day. Last article of the day is an appointment that is in France. तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं. कौन है इनका, कहाँ है इनका नाम? इनका नाम है फ्रैंकोइस बेरू. ठीक है, आपने सुना होगा कुछ महीने पहले हमने कोई और नाम दिया था. वी हैड टॉक्ड अबाउट मिशेल बार्नियर, बट मिशेल बार्नियर ने रिजाइन कर लिया था पिछले हफ्ते, एंड नाउ वी हैव फ्रैंकोइस बेरू. ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स, स्पेशली रिसेंट वाले आपको थोड़े ध्यान में रखना है. प्रेसिडेंट तो ये है, तो प्राइम मिनिस्टर है. वी विल सी हाउ लॉन्ग दिस पर्सन ऑल्सो स्टेज इन ऑफिस. ओके, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हमने इस साल देखे हैं. नॉनदलेस प्रेसिडेंट का नाम भी लिख दो, दैट इज इमैनुअल मैक्रॉन. ठीक है, सो दिस इज विद रिगार्ड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. ऑफ कोर्स की कैपिटल आपको पता ही है, इट्स पेरिस. एंड वी सी दैट फ्रांस हमेशा न्यूज में होता है, अबॉर्शन राइट्स के लिए हुआ न्यूज में है. विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया और फ्रांस का जॉइंट collaboration है. So we've seen that India and France have been actively involved in many of things. So this is with regard to the new Prime Minister of France, which is Francois Bayrou. And that's all for today. Thank you so much for watching. I hope you found this very insightful. We're going to be seeing 20 important questions इसके बाद, जहाँ पे आप चेक करोगे कि आपका नॉलेज आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल से. See you there.